Assalamualaikum. I hope you all are doing great. Today we are going to discuss chapter 4 of Axis. ठीक है, चैप्टर 4 ऑफ एक्सेस भी मैंने डिटेल में पूरा आप लोगों को समझा दिया था। आज हम बुक मार्किंग करेंगे कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 4 ऑफ एक्सेस में आपके पास क्या लिखा हुआ है कि द वैक्सीज यूज्ड इन डेंटिस्ट्री नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ, मतलब जो वैक्सीज डेंटिस्ट्री में यूज़ की जाती हैं उनमें क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। नेचुरल और सिंथेटिक वैक्सेस होती हैं, रेजिन्स होंगे, ऑयल्स, फैट्स एंड पिगमेंट्स। ये क्वेश्चन आपके पास कॉम्पोजिशन ऑफ वाइवा के लिहाज से पूछा जाता है। सॉरी, कॉम्पोजिशन ऑफ वैक्सेस, वाइवा में कॉम्पोजिशन ऑफ वैक्सेस के लिहाज से पूछा जाता है। अगर आप लोगों ने इनरोल हुए हो मेरे जो डेंटिक कोर्स की तरफ से एक फ्री वाइवा सेशन रखा गया था, उसके अंदर भी मोस्टली हमारे जो एक्सटर्नल्स थे उन्होंने यही क्वेश्चन करा था। तो वहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो रहे थे, वो समझ रहे थे कि पता नहीं कौन सी हमें वैक्सेस की कॉम्पोजिशन बतानी। तो जस्ट आपने सिंपली कहना है कि नेचुरल और सिंथेटिक वैक्सेस से बने होंगे, रिजिन से, ऑयल से, फैट्स और पिगमेंट से। अब वैक्सेस की डेफिनेशन लिखी हुई कि वैक्सेस बेसिकली होते क्या है, तो थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं विच आर नॉर्मली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर बट मेल्ट विदाउट डिकम्पोजिशन टू फॉर्म मोबाइल लिक्विड्स। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल्स होते हैं मगर नॉर्मली सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पर, मगर मेल्ट हो जाते हैं बिना टूटे, बिना उनके अंदर कोई डिकम्पोजिशन हुए हुए मोबाइल लिक्विड्स के अंदर। पुअर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये पैटर्न्स बनाते हैं अप्लाइंसेस का। अच्छा, जब अब यहाँ पर एक हमारे पास टेक्निक लिखी है, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। ये क्या होती है? द वैक्स पैटर्न डिफाइंस द शेप एंड साइज ऑफ द रिजल्टिंग अप्लायंस एंड इज इवेंचुअली रिप्लेस्ड बाय आइदर अ पॉलीमर और एन अलॉय यूजिंग द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। मतलब जो वैक्स पैटर्न होते हैं वो डिफाइन कर रहे होते हैं शेप को और साइज़ को, जो भी हमने अप्लायंस यूज़ करा है उसके लिए, और वो रिप्लेस हो जाते हैं फिर आइदर अ पॉलीमर और एन अलॉय। मतलब हमने पहले क्या करा, सिंगल टूथ है, इसका इम्प्रेशन, जैसे ये अब हमारा टूथ है, इसका टूथ का पहले मैंने इम्प्रेशन लिया। ठीक है, इम्प्रेशन लेने के बाद मैंने इसके चारों तरफ लगा दी वैक्स। अब इस वैक्स को रिमूव करते हैं हम, और फिर जो भी मुझे अपना पर्टिकुलरली वो है, मुझे अलॉय डालना है या फिर पॉलीमर डालना है, मैं वो उसके अंदर डालूंगी ताकि वो उसकी शेप को अटेन कर ले। ठीक है, कास्टिंग आप आगे पढ़ेंगे तो आपने जो है देखेंगे कि बेसिकली क्या कहना चाह रही हूँ मैं इधर। तो ये जो वैक्स हमारे पास रिमूव हुआ है ना, इस मेथड को कहते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। सही है। Methods which involve the production of a model followed by the laying down of a wax pattern are known as indirect technique. Some dental restorations such as inlays may be produced by direct wax pattern. कुछ टेक्निक्स ऐसी होती हैं जिनको हम इनडायरेक्ट टेक्निक्स कहते हैं, जहाँ से मॉडल्स वगैरह बनाए जा रहे होते हैं, जबकि जो इनलेस होते हैं वो किससे बनते हैं? डायरेक्ट वैक्स पैटर्न से बनते हैं। वन सच मटेरियल इज़ यूज बाय मैन्युफैक्चरर्स फॉर अटैचिंग डेंचर टिक टू डिस्प्ले शीट्स। अब कुछ वैक्सेस के नाम है, मतलब टाइप्स हैं, जैसे कार्डिंग वैक्स है। तो जो शीट आपको मिली होगी डेंटल किट के अंदर, उसके ऊपर जो है टीथ काफ़ी सारे लगे हुए हैं, वो जो मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करते हैं डिस्प्ले शीट पर उसको अटैच करने के लिए, वो है कार्डिंग वैक्स। फिर एक होती है आपके पास बॉक्सिंग इन वैक्स। बॉक्सिंग इन इम्प्रेशंस के लिए यूज़ की जाती है। फिर स्टिकी वैक्स, दो चीज़ों को, दो अप्लायंसेस को जोड़ने के लिए ड्यूरिंग सोल्डरिंग, मतलब जोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं हम, उसमें जो यूज़ की जाती है उसको हम कहते हैं स्टिकी वैक्स। रिक्वायरमेंट्स की अगर आप बात करें तो ये तीन आप पढ़ लिए, ये मैंने उस अपने नोट्स में भी बताया था। द एबिलिटी टू रिकॉर्ड डिटेल डिपेंड्स ऑन द फ्लो ऑफ द मटेरियल एंड द मोल्डिंग टेम्परेचर। और जो एबिलिटी होती है किसी भी वैक्स की कि वो रिकॉर्ड कर सके डिटेल में, मतलब जो भी आपके पास टूथ है, मैंने उसके ऊपर वैक्स लगाई है, अब उसके जितना भी डिटेल इंटरनल स्ट्रक्चर उसको भी रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो उसके डिपेंड करता है फ्लो ऑफ द मटेरियल पर, विच इज़ जस्ट अबव माउथ टेम्परेचर, जो कि कैसा होना चाहिए? माउथ टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए डायरेक्ट टेक्निक के लिए। ठीक है, डायरेक्ट टेक्निक्स के लिए माउथ टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए ये टेम्परेचर, और इनडायरेक्ट टेक्निक्स के लिए जस्ट अबव रूम टेम्परेचर होना चाहिए। एक्यूरेसी एंड डायमेंशनल स्टेबिलिटी डिपेंड्स ऑन डायमेंशनल चेंजेस, जबकि जो वैक्स की एक्यूरेसी और डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है उसके डायमेंशनल चेंजेस पर। और डिस्टॉर्शंस में ऑल्सो अकर इफ थर्मल स्ट्रेसेस आर इंट्रोड्यूस्ड। अब हमने यहाँ पे पढ़ा था कि यहाँ पर कोई डिकम्पोजिशन नहीं होगी, कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगी, लेकिन वैक्सेस के अंदर डिस्टॉर्शन हो जाती है अगर उसको कोई थर्मल स्ट्रेस जो है उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। अच्छा, कॉम्पोजिशन ऑफ वैक्सेस के अंदर यहाँ पे लिखा है द मेजर कॉम्पोनेंट्स में बी ऑफ मिनरल, एनिमल और वेजिटेबल ओरिजिन। इन तीन चीज़ों को होता है। मिनरल में अगर हम बात करें तो पैराफिन वैक्स क्लोजली रिलेटेड होता है माइक्रोक्रिस्टलिन वैक्स के, क्योंकि दोनों जो है ऑब्टेन किए जाते हैं पेट्रोलियम से। मिनरल है ना पेट्रोल, तो वहाँ से ऑब्टेन किए जाते हैं कौन से? पैराफिन वैक्स और माइक्रोक्रिस्टलिन वैक्स।
फिर यहाँ पे लिखा हुआ है पैराफिन वैक्स बीइंग अ सिंपल स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। पैराफिन वैक्स कैसी होती है? सिंपल स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होती है, जबकि जो माइक्रोक्रिस्टलीन होती है वो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। पैराफिन का जो सॉफ्टन टेम्परेचर होता है वो ये होता है, जबकि जो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो ये होता है, और माइक्रोक्रिस्टलीन का टेम्परेचर ये होता है। मतलब आपने साथ साथ इसका डिफ्रेंसिएशन पॉइंट्स भी देखना है। एनिमल में आपके पास बीज वैक्स आ जाती है, जो कि कहाँ से ड्राइव की जाती है? ड्राइव ऑफ हनी कॉम्स। ये क्रिस्टलाइन टेम्परेचर और ये वो सब ये चीज़ें आपने देख लेनी है। यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि बी वैक्स को अगर हम पैराफिन वैक्स के अंदर डाल दें तो इसकी वजह से पैराफिन वैक्स क्या हो जाती है? लेस ब्रिटल, और इसकी जो एक्सटेंट होता है कि ये जो है अपने आप को फ्रैक्चर कर ले वो भी कम हो जाता है। जबकि अगर वेजिटेबल की बात की जाए तो हमारे पास कार्नोबा वैक्स और कैंडिला वैक्स होती है, और ये कहाँ से राइज की जाती है? ड्राइव की जाती है ट्रीज़ और प्लांट्स से, सही है। और ये यूज़ की जाती हैं टेम्परेचर की जो प्रॉपर्टीज़ है उसको मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे देखा कि कॉम्पोजिशन ऑफ वैक्सेस के अंदर मिनरल में आपके पास पैराफिन और माइक्रोक्रिस्टलीन है, एनिमल के अंदर बीस वैक्स और वेजिटेबल के अंदर कार्नोबा एंड कैंडिला वैक्सेस है। फिर प्रॉपर्टीज़, वहाँ पर वही बात, वहाँ पर रिक्वायरमेंट्स पड़ी थी, यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ करें तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, उनका सॉल्ट ट्रांसलेशन टेम्परेचर भी क्लोजली रिलेट करना चाहिए सॉफ्टनिंग टेम्परेचर से। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इनका मेजर फैक्टर इफेक्टिंग एक्यूरेसी है। डायमेंशनल स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, ब्रिटलनेस कम होना चाहिए, डिग्री ऑफ फ्लो ज़्यादा होना चाहिए। जबकि इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ की अगर आप बात करें तो ऑल द वैक्सेस यूज्ड इन डेंटिस्ट्री हैव अ प्रीडोमिनेंटली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट। वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट होगा, सबका एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा। इसी वजह से आपके पास जो सॉलिड ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है उसको हम सॉफ्टनिंग टेम्परेचर भी कहते हैं। ये आपका BCQ भी है और वाइवा क्वेश्चन भी है कि जो आपके पास सॉलिड टेम्परेचर होता है, कौन सा? सॉलिड ट्रांजिशन टेम्परेचर, उसको आप सॉफ्टनिंग टेम्परेचर भी कहते हैं। सॉफ्टनिंग टेम्परेचर शुड बी जस्ट अबव माउथ टेम्परेचर। सॉफ्टनिंग टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? माउथ टेम्परेचर से जस्ट अबव होना चाहिए। वैक्सेस जो है पुअर थर्मल कंडक्टर्स हैं। अच्छा, मेथड्स ऑफ सॉफ्टनिंग वैक्स, मेथड्स जो है वैक्स को सॉफ्ट करने के लिए आपके पास ये है: वाटर बाथ, इंफ्रारेड लैम्प एंड बंसन बर्नर, और एक और होता है आपके पास स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग जो है ना इंफ्रारेड लैम्प से होती है। लिखा हुआ है कि द मेथड ऑफ सॉफ्टनिंग यूज्ड इन स्टैंडर्डाइज्ड क्या है टेस्टिंग ऑफ वैक्सेस इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ अ 250 वॉट इंफ्रारेड लैम्प। और जो हम इंफ्रारेड लैम्प के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं, जो स्टैंडर्ड जो टेक्निक है उसको सॉफ्ट करने के लिए, उसमें 250 वॉट का इंफ्रारेड लैम्प यूज़ किया जाता है। फिर आपके पास जो आइडियल मेथड है, वैसे तो आपके पास 4 मेथड आपने पढ़ ली: वैक्स एनिलर, सही है, वाटर बाथ, इंफ्रारेड लैम्प और बंसन बर्नर। लेकिन जो बेस्ट या आइडियल मेथड होता है वो होता है वैक्स एनिलर होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है? इनले वैक्सेस में मोस्टली यूज़ किया जाता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर आप बात करें तो जो मेजर फैक्टर है जो कि इसकी मोल्डेबिलिटी और स्टेबिलिटी ऑफ वैक्स को मेजर करता है वो है इसकी फ्लो वैल्यू। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है MCQ। जो जो चीज़ें लिखी हुई हैं आप अपने पास लिखते जाओ, नोट करते जाओ, जब रिवाइज करोगे आपके लिए खुद ही ईजिली हो जाएगा इंशाल्लाह। ब्रिटलनेस जो है इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में आ जाता है। डेंचर वैक्सेस टफनेस एंड रिक्वायर्ड सेंस। डेंचर वैक्सेस के अंदर आपके पास टफनेस होना लाजमी होती है। एप्लीकेशंस की अगर आप बात करें, मतलब वैक्सेस कहाँ कहाँ पर यूज़ की जाती हैं, तो मॉडलिंग वैक्स, पैटर्न वैक्सेस, इनले वैक्सेस, ये सारी आपके पास 3 किस्म की वैक्स है: मॉडलिंग वैक्स, इनले वैक्स और पैटर्न वैक्स। जो डेंचर या मॉडलिंग वैक्स जिसे कहते हैं, वहाँ पे हम वैक्स रिम कंस्ट्रक्ट करते हैं। द रिम इज इंसर्टेड इन द पेशेंट्स माउथ एट द रजिस्ट्रेशन स्टेज और फिर ट्राई इन स्टेज में। जो मॉडलिंग वैक्सेस की 3 टाइप्स होती हैं: सॉफ्ट वैक्स, हार्ड वैक्स और एक्स्ट्रा हार्ड। सॉफ्ट वैक्स यूज़ की जाती है कॉन्टोर्स एंड वीनियर्स में, हार्ड वैक्स टेम्परेट क्लाइमेट्स के अंदर, और एक्स्ट्रा हार्ड स्टेबल एट माउथ टेम्परेचर पे। ये यहीं पर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आपके पास। मॉडलिंग वैक्स कंसिस्ट मेनली ऑफ मिक्सचर। मॉडलिंग वैक्स के अंदर पैराफिन वैक्स और बीस वैक्स होता है, इसका टेम्परेचर ये होता है, शीट फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट होती है। सम डेंचर मॉडलिंग वैक्सेस आर रेफर टू एज टफेंड बाय देयर मैन्युफैक्चरर्स, और कुछ मैन्युफैक्चरर्स ने मॉडलिंग वैक्स को टफेंड वैक्स भी कहा गया है। जो थिकनेस ऑफ वैक्स है विल कंट्रोल द थिकनेस ऑफ द डेंचर बेस। मतलब जितनी ज़्यादा थिक आप वैक्स लोगे उतना ही आपका क्या होगा, डेंचर बेस भी आपकी उतनी ही ज़्यादा थिक बनेगी। जो आपके पास नज़र आ रही है ये होता है डेंचर बेस। तो जितनी ज़्यादा मोटी आपने वैक्स ले ली उतनी ही मोटी आपके पास क्या बनेगी, आपके डेंचर बेस बनेगी। यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ की जाती हैं। टाइप 1 सॉफ्ट, टाइप 2 हार्ड, टाइप 3 एक्स्ट्रा हार्ड।
सॉफ्ट एट माउथ टेम्परेचर, टेम्परेट क्लाइमेट्स में और वार्म क्लाइमेट्स में यूज़ की जाती है। ऑल्टरनेटिव ऑफ वैक्स शेलिक होता है, वैक्स लाइक रेजिन विच इज़ मोर स्टेबल एट माउथ टेम्परेचर। ये अच्छा मैंने वही वाइवा सेशन के अंदर ये क्वेश्चन करा था, तो जो है आप जो है इसको अपने पास नोट कर लेना है कि ऑल्टरनेटिव ऑफ वैक्स क्या होता है, शेलिक होता है। ये लिखा हुआ है, शेलेक्स अ वैक लाइक रेजिन विच इज़ मोर स्टेबल टेम्परेरी टेंचर बेस। शेलेक इज अ नेचुरल बीटल एक्सिडुएट विच हैज़ अ कंसिडरेबली हाई सॉफ्टनिंग टेम्परेचर देन ऑर्डिनरी मॉडलिंग वैक्स। फिर इनले वैक्सेस की बात करें तो ये आपके पास डायरेक्ट वैक्स पैटर्न्स के अंदर यूज़ की जाती है एंटीरियर टीथ में। इनले वैक्सेस कहाँ पे यूज़ की जाती है, एंटीरियर टीथ में। ये आपका वाइवा क्वेश्चन है। टाइप कौन सी होती हैं, टाइप 1 सॉफ्ट, टाइप 2 हार्ड होती हैं। जो थर्मल कॉन्ट्रैक्शन होती है वो 0.1 से 0.5% होती है। वैक्स शुड आइडियली हैव अ गुड कलर कंट्रास्ट विद एनिमल एंड बी इजी टू कार्व। अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि जब भी हम वैक्स यूज़ करें तो आपको यह पता होना चाहिए कि उसका कलर कंट्रास्ट अच्छा हो एनामल के साथ, और दूसरा कि वो ईजिली कार्व हो सके। The procedure for indirect patterns is similar to that described for direct patterns, except that the softened wax is forced into a cavity on the gypsum die. Since the procedure is carried out at a room temperature, ये चीज़ कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं देखने की ज़रूरत। The normal method of softening for inlay casting waxes is using dry heat. अच्छा, जो नॉर्मल मेथड है सॉफ्टनिंग का, जो नॉर्मल मेथड है वो क्या है, ड्राई हीट को यूज़ करते हुए। इनले वैक्सेस आर आल्सो यूज्ड वाइडली इन द डेंटल लेबोरेटरी टू प्रिपेयर कास्टिंग पैटर्न्स फॉर मेटालिक रेस्टोरेशंस। और एक चीज़ आपकी ये इंपॉर्टेंट है, तो बस आपने यही चीज़ याद रखनी है कि टाइप 1 सॉफ्ट जो है वो इनडायरेक्ट टेक्निक में यूज़ की जाती है, और जो टाइप 2 हार्ड है वो डायरेक्ट टेक्निक में यूज़ की जाती है। इनले, कास्टिंग और मॉडलिंग वैक्स, ये तीनों कौन सी वैक्सेस हैं, ये पैटर्न वैक्सेस हैं। और स्टिकी वैक्स और बॉक्सिंग वैक्स, ये दो जो वैक्सेस हैं ये आपके पास प्रोसेसिंग वैक्स है।